अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हम लोग एक्सरसाइज नंबर 3.2 स्टार्ट की हुई थी। 3.2 के हम लोगों ने फर्स्ट 10 क्वेश्चन कर लिए थे। फर्स्ट 10 क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर जाता हूं। क्वेश्चन नंबर 11 बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 किया कि हमारे पास कोई भी एक पॉइंट है जो किसी लाइन सेगमेंट को हमारे पास p रेशियो q में डिवाइड कर रहा है और उस लाइन सेगमेंट के हमारे पास जो एंड पॉइंट्स हैं उनके पोजीशन वेक्टर्स हमारे पास गिवन है। तो क्वेश्चन नंबर 11 को लेता हूं। कहते हैं फाइंड अ पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट द पॉइंट ऑफ डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट। आपके पास एक पॉइंट है जो लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है। पार्ट फर्स्ट है पॉइंट सी with position vector 5j and point D with position vector 4i plus j in 2:3 internally। और पार्ट नंबर 3 है कि पार्ट 2 है, कहता है पॉइंट E with position vector 2i minus 3j and F with position vector 3i plus 2j in 4:3 externally। हम लोगों ने प्रीवियस जो क्वेश्चन क्लास में किया था, हम लोगों ने उस क्वेश्चन में इंटरनली मैंने सॉल्व किया, एक्सटर्नली मैंने आपके लिए होमवर्क के तौर पे छोड़ा। आज एक्सटर्नली को मैं सॉल्व कर लेता हूं, इंटरनली को आपके लिए होमवर्क के तौर पे छोड़ता हूं। बिल्कुल वैसा ही है। आपके पास कोई भी पॉइंट ओ ई पॉइंट है, ई पॉइंट का पोजीशन वेक्टर गिवन है, मीन ओ ई गिवन है, ओ ई इज इक्वल टू 2i minus 3j। और दूसरा पॉइंट एफ गिवन है, उसको पोजीशन वेक्टर ओ एफ गिवन है व्हिच इज 3i plus 2j। कहते हैं सी एक ऐसा पॉइंट है जो ई एफ को 4:3 में एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। मैं एक्सटर्नली और इंटरनल डिवीजन को अगेन रिपीट कर रहा हूं। आपके पास ये कोई भी लाइन सेगमेंट है, लेट्स सपोज दिस इज ई एफ। अब मैं कहता हूं इसको 4:3 में इंटरनली डिवाइड करो, तो मैं इसके 7 पोर्शन करूंगा। 7 पोर्शन में से 4 पोर्शन एक साइड पे ले लूंगा, 3 पोर्शन एक साइड पे ले लूंगा, इक्वल 7 पोर्शन। तो आपके पास ये 4:3 में इंटरनली डिवाइड हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इसी लाइन को एक्सटर्नली डिवाइड करना चाह रहा हूं 4:3 में, तो आपके पास ये लाइन सेगमेंट है, ठीक है, ई एफ, इसको मैंने 4:3 में एक्सटर्नली डिवाइड करना है, तो 4 इधर आएगा, 3 इधर आएगा, यानी लाइन के पहले 4 पोर्शन करेंगे। अब जितने लाइन का 8 पोर्शन है, इतने ही 3 पोर्शन आगे और करेंगे, ठीक है। तो आपके पास जहां पे ये जाएगा, दिस पॉइंट इज नोन एज सी। अब ये एक्सटर्नली इसको 4:3 में डिवाइड कर रहा है, तो यहां पे हमारे पास वेक्टर ई है, वेक्टर एफ है, एंड दिस इज पॉइंट सी। आपके पास यहां पे पॉइंट सी मौजूद है। ये पॉइंट सी लाइन सेगमेंट को एक्सटर्नली 4:3 में डिवाइड कर रहा है। अब इंटरनली और एक्सटर्नली के फार्मूला में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि वहां पे मिडिल में पॉजिटिव साइन आ जाता है, यानी आपके पास आता है QA minus PB डिवाइडेड बाय QA plus PB डिवाइडेड बाय Q plus P। तो यहां पे आ जाएगा QA minus QP डिवाइडेड बाय Q minus P, ठीक है। अब यहां पे मेरे पास ये जो OE है, ये A वेक्टर कंसीडर कर ले, एंड OF जो है ये B वेक्टर कंसीडर कर ले। तो फार्मूला जो मेरे पास डेवलप होगा वो हो जाएगा QOE minus POF डिवाइडेड बाय Q minus P। अब यहाँ पे Q और P क्या है? ये जो रेशियो होती है ना 4:3, जो भी गिवन रेशियो होती है उसको हम लोग कहते हैं P रेशियो Q। द फर्स्ट इज दिस वन इज P एंड दिस वन इज Q, ठीक है। 4 इज P एंड 3 इज Q। तो मैं वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट करता हूँ। Q की जगह पे 3 OE वेक्टर गिवन है, P की जगह पे 4 OF वेक्टर गिवन है डिवाइडेड बाय 3 minus 4। प्रोडक्ट देता हूँ, 2 3s are 6 and 3 3s are 9, 6i minus 9j minus 12i and my plus minus minus and 8j divided by 3 minus 4 1। इस नेगेटिव साइन को यहाँ पे साइड पे ले लेता हूँ, सिंपलीफाई करता हूँ तो आपके पास आता है -6i minus 17j, और नेगेटिव से मल्टीप्लाई करता हूँ तो आपके पास आता है 6i plus 17j। अब OF आपके पास वेक्टर 6i plus 17j ऐसा वेक्टर है जो OF और OE, ये जो वेक्टर्स हैं, इनके जो एंड पॉइंट है F और E, इनसे जो ज्वाइन होने वाली लाइन सेगमेंट है उसको 4:3 में एक्सटर्नली डिवाइड कर रहे हैं, सॉरी एक्सटर्नली डिवाइड कर रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 12, कहता है फाइंड अल्फा इफ अल्फा i plus अल्फा plus 1j plus 2k is equal to 3। अब आपके पास अल्फा i plus अल्फा plus 1j plus 2k एक वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड कहते हैं 3 के बराबर है। अब हम लोगों ने मैग्नीट्यूड का फार्मूला पढ़ा हुआ है, हमने कहा कोई भी वेक्टर है उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं i कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस j कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस k कंपोनेंट का स्क्वायर होल अंडर रूट। तो मैंने लिख लिया, वी नो दैट u इज एनी वेक्टर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ u इज इक्वल टू अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। x स्क्वायर इज बेसिकली i कंपोनेंट, x इज i कंपोनेंट, y इज j कंपोनेंट एंड z इज k कंपोनेंट। तो यहां पे आपके पास i कंपोनेंट अल्फा है, j कंपोनेंट अल्फा प्लस 1 है एंड k कंपोनेंट आपके पास 2 है। तो उठा के यहां पे पुट करता हूं तो अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू
3। अब इसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई करता हूं, तो अल्फा स्क्वायर अल्फा प्लस 1 होल स्क्वायर यानी फार्मूला ओपन करता हूं a प्लस b होल स्क्वायर का, तो आपके पास आ जाता है अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 होल अंडर रूट इज इक्वल टू 3। तो सिंप्लीफाई करते हैं, तो अल्फा स्क्वायर 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा 1 प्लस 4 इज 5। अंडर रूट खत्म करने के लिए दोनों साइड पे स्क्वायर लेता हूं, तो आपके पास आ गया 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस 5 इज इक्वल टू 3। 3 उस साइड पे शिफ्ट होता है, तो 5 माइनस 3 व्हिच इज इक्वल टू 2। यहां से 2 कॉमन हो सकता है, 2 कॉमन लेके सिंप्लीफाई कर देता हूं, आपके पास आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस 1। अब यहां पे अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस 1 दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मैं क्या करता हूं, क्वाड्रेटिक फार्मूले का सहारा लेता हूं। अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। हियर a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1 एंड c इज इक्वल टू 1। अल्फा की वैल्यू पुट करता हूं, तो सॉरी a b c की वैल्यू पुट करता हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर, -1 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो आपके पास आ गया -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर -4 into 1 डिवाइडेड बाय 2 into 1। तो सिंप्लीफाई करने के बाद आ गया -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4 1 माइनस 4 इज -3। अंडर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ गई, नेगेटिव को खत्म करने के लिए बाय आयोटा लगा दिया, तो -1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 आयोटा बाय 2। नाउ दिस इज अ कॉम्प्लेक्स वैल्यू, हमारे पास रियल वैल्यू नहीं है, कॉम्प्लेक्स वैल्यू आई। अल्फा इज इक्वल टू -1 प्लस अंडर रूट 3 by 2 एंड अल्फा इज इक्वल टू -1 माइनस अंडर रूट 3 by 2। नाउ दिस इज ओमेगा एंड दिस इज ओमेगा स्क्वायर। आपके पास कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आप लोगों ने मैट्रिक्स में पढ़े होंगे, तो ये वो दो वैल्यूज आ गई। तो अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा एंड अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। हियर अल्फा हैव टू कॉम्प्लेक्स वैल्यू मीन नो रियल वैल्यू ऑफ अल्फा एग्जिस्ट। अल्फा की वैल्यू इस कंडीशन के लिए कोई रियल वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, कॉम्प्लेक्स वैल्यू अल्फा की एग्जिस्ट करती है, जो कि ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 आपके पास क्या है, कहता है कि u इज इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 4 के, v इज इक्वल टू माइनस i प्लस 3j माइनस के, एंड w इज इक्वल टू i प्लस 6j प्लस z के। रिप्रेजेंट द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ z। आपके पास ये u v w की वैल्यू गिवन है, ठीक है। आपके पास तीन वेक्टर्स गिवन है, कहते हैं ये जो तीन वेक्टर्स हैं ट्रायंगल की साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो कहते हैं कि z की वैल्यू फाइंड करो। अब मैंने यहां पे लिख लिया w इज इक्वल टू u प्लस v। अब ये जो मैंने वेक्टर बनाई, यहां पे आपको इस चीज के ऊपर एक क्यूरियोसिटी हो सकती है कि सर इसको u इसको v और इसको w क्यों लिया, तो थोड़ा सा यहां पे गौर करें। अब यहां पे जरा देखें तो u और v अगर ऐड हो रहे हैं 2i माइनस j, तो i के बराबर आ रहा है, तो ये देखिए इसका i कंपोनेंट, यहां पे j ऐड हो गए 6j बना रहे हैं, तो यहां पे j कंपोनेंट, यानी अगर u और v ऐड हो तो आपके पास w के बराबर आ रहे हैं। तो मैंने लिख लिया कि u प्लस v इज इक्वल टू w। अब यहां पे जो वेक्टर बनाऊंगा दिस इज u दिस इज v, अब इनका रिजल्टेंट w बनेगा हेड टू टेल की मदद से u प्लस v, तो रिजल्टेंट w का आपके पास जो एरो का सिंबल आएगा वो कुछ ऐसा आएगा कि फर्स्ट की टेल से उसकी टेल और लास्ट के हेड से उसका हेड मिलेगा। अब इसको करता हूं w इज इक्वल टू u प्लस v हेड टू टेल से, तो ये w आ गया, u प्लस v को ऐड किया तो i प्लस 6j प्लस 3k आ गया। अब इक्वल वेक्टर क्या कहता है कि टू वेक्टर अगर टू वेक्टर्स बराबर हैं तो i कंपोनेंट i के बराबर, j के बराबर और k के बराबर आएगा। तो यहां पे देखिए i कंपोनेंट के बराबर है 1 इज इक्वल टू 1, j कंपोनेंट के बराबर है 6 इज इक्वल टू 6, देन k कंपोनेंट के बराबर z इज इक्वल टू 3। तो आपके पास यहां पे z की वैल्यू आ गई, आपके पास z इज इक्वल टू 3 आ गया। द लास्ट क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन नंबर 14 ऑफ दिस एक्सरसाइज, द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ a b and c आर गिवन। a b c के पोजीशन वेक्टर्स गिवन है, शो हमने ये करना है कि a b इज पैरेलल टू c d, a b c d के पैरेलल है। ओके, पैरेलल वेक्टर की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, इफ वेक्टर्स आर स्केलर मल्टीपल ऑफ ईच अदर देन वेक्टर्स आर पैरेलल वेक्टर्स। तो हम सबसे पहले जो जिन वेक्टर्स को पैरेलल फाइंड करना है उन वेक्टर्स को निकाल लेते हैं। तो OA, OB, OC और OD, ठीक है। पोजीशन वेक्टर ABCD, तो पोजीशन वेक्टर को OA, OB, OC से ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो मैंने यहां पे इनको लिख लिया। आपके पास ये पोजीशन वेक्टर गिवन है, हमने सबसे पहले AB फाइंड करना है, तो AB इज इक्वल टू OB माइनस OA। ये हमने एक थ्योरम पढ़ा था आर्टिकल में, OB माइनस OA, यानी आपने कोई भी वेक्टर फाइंड करना है तो उस वेक्टर के सेकंड पॉइंट का कंपोनेंट पोजीशन वेक्टर माइनस फर्स्ट पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आप डायरेक्ट लिखेंगे। तो अगर आप इसको हेड टू टेल की मदद से भी सॉल्व करें तो ये चीज यही बनती है। तो हमने थ्योरम में ये चीज पहले प्रूव कर दी थी, तो मैं डायरेक्ट इसको लिख रहा हूं। A और B दोनों का पोजीशन वेक्टर मेरे पास मौजूद है, तो मैं इसको लिखता हूं OB माइनस OA। ये OB की वैल्यू जो यहां पे गिवन थी, OA की वैल्यू जो यहां पे गिवन थी, दोनों को लिखा, सब्ट्रैक्ट किया, आपके पास 3i माइनस 2i
आई आ गया, j प्लस j 2j आ गया एंड देन माइनस k आ गया, ये ए बी वेक्टर आ गया। नाउ CD की बात करता हूं तो CD इज इक्वल टू OD माइनस OC। CD वेक्टर फाइंड करना चाह रहा हूं, D और C दोनों का पोजीशन वेक्टर मौजूद है, तो सेकंड का पोजीशन वेक्टर माइनस फर्स्ट का पोजीशन वेक्टर, OD माइनस OC। OD की वैल्यू उठाई, OC की वैल्यू उठाई और दोनों को सिंपलीफाई कर लिया, सबट्रैक्ट कर लिया। जब सबट्रैक्ट किया तो -3i माइनस 6j प्लस 3k हमारे पास आ गया। जरा गौर से देखा तो 3 कॉमन हो रहा था, -3 को कॉमन लिया तो i प्लस 2j माइनस k, i प्लस 2j माइनस k तो ab की वैल्यू है, तो यहां पे इसकी जगह पे a की b की वैल्यू लगा ली, तो cd इज इक्वल टू -3ab, यानी cd इज इक्वल टू अल्फा ab। ठीक है, अल्फा इज यानी कांस्टेंट, कि ab को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया, cd के बराबर आ गया, इट्स मीन दैट ab एंड cd आर पैरेलल वेक्टर्स। तो यहां पे ये प्रूफ हो गया कि ab इज पैरेलल टू cd। तो यहां पे एक्सरसाइज एंड होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारे पास डॉट और स्केलर प्रोडक्ट। हम नंबर्स के प्रोडक्ट के हवाले से पढ़ते हैं। अब वेक्टर्स के प्रोडक्ट और नंबर के प्रोडक्ट में थोड़ा सा डिफरेंस है। हम नंबर्स को प्रोडक्ट देते हैं तो डायरेक्ट प्रोडक्ट आ जाता है, लेकिन वेक्टर का प्रोडक्ट जो होता है वो बेसिकली दो किस्म का होता है, एक होता है डॉट प्रोडक्ट और एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट से हमें एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है, क्रॉस प्रोडक्ट से हमें एक वेक्टर क्वांटिटी मिलती है। तो कहते हैं इफ a एंड b आर टू वेक्टर्स, अगर a और b दो वेक्टर्स हैं, देन a डॉट b इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b cos थीटा। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b cos थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन a एंड b। अगर ये दो वेक्टर्स हैं a और b, और a और b के दरमियान कोई भी एंगल बन रहा है, अगर हमें उस एंगल के हवाले से पता है और हमें a और b के वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड के हवाले से भी पता है, तो हम लिख सकते हैं कि a डॉट b इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b cos थीटा। अब यहां पे इसी कंडीशन, इसी डेफिनेशन को लेके कुछ बातें कि इफ a इज पैरेलल टू b, अगर a और b दो वेक्टर्स पैरेलल हो जाते हैं फिर क्या होगा? अगर वेक्टर पैरेलल होते हैं तो उनके दरमियान 0 डिग्री का एंगल होता है, 0 डिग्री का एंगल है तो इट्स मीन दैट थीटा इज इक्वल टू 0। अब cos 0 1 के बराबर होता है, तो a डॉट b इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a एंड मैग्नीट्यूड ऑफ b के बराबर, प्रोडक्ट के बराबर आ जाएगा। अगर a और b पैरेलल है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में है तो मीन 180 डिग्री का एंगल बन जाएगा। जैसे एक इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी डायरेक्शन इधर है, 180 डिग्री का एंगल, तो अगर 180 डिग्री का एंगल है तो आपके पास आ जाएगा cos 180 डिग्री, cos 180 डिग्री -1 के बराबर आता है, तो आपके पास आ गया a डॉट b इक्वल टू माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ a एंड मैग्नीट्यूड ऑफ b। मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर के मैग्नीट्यूड के हवाले से आप लोग प्रीवियसली पढ़ के आ चुके हैं। इफ a इज इक्वल टू b, अगर ऐसे हो जाए कि a b के बराबर हो जाए, यानी दोनों सेम वेक्टर्स हो जाए, सेम वेक्टर्स के दरमियान अब एंगल कितने का आ गया भाई? 0 डिग्री का आ गया, यानी एक ही वेक्टर है तो आपके पास 0 डिग्री का एंगल आ गया, तो आपके पास आ गया a डॉट b इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a मल्टीप्लाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर हो गया, तो a डॉट a इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर, और अगर स्क्वायर खत्म करूं तो मैग्नीट्यूड ऑफ a इज इक्वल टू अंडर रूट a डॉट a। अब लास्ट में हमारे पास है अगर a डॉट b, अगर a और b परपेंडिकुलर हो जाए, परपेंडिकुलर है तो दोनों के दरमियान एंगल कितने का बन रहा है भाई? 90 डिग्री का। दो चीजें परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो cos थीटा किसके हो गया? cos 90 हो गया। अब cos 90 तो 0 के बराबर होता है, तो a डॉट b इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b मल्टीप्लाई बाय 0 मीन होल 0 हो जाएगा, तो a डॉट b इज इक्वल टू 0। अब यहां से एक बात पता चल गई कि अगर दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर होगा। तो मैं यूनिट वेक्टर की बात करता हूं, i यूनिट वेक्टर की। अगर दो i यूनिट वेक्टर है, ठीक है, तो i डॉट i यानी उनके दरमियान जो होगा एंगल कितने का होगा जी? आपके पास 0 डिग्री का। तो 0 डिग्री का एंगल है तो a डॉट b हमने कहा था कि मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b, तो अगर i डॉट i करूं तो मैग्नीट्यूड ऑफ i इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ i। अब i यूनिट वेक्टर है और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो आपके पास i डॉट i 1 के बराबर, सिमिलरली j डॉट j 1 के बराबर, सिमिलरली k डॉट k 1 के बराबर। i डॉट j की बात करूं, i और j एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री बनाते हैं, तो वेक्टर जहां पे भी 90 डिग्री एक दूसरे के ऊपर बनाएंगे उनका डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर। तो i डॉट j, j डॉट k, k डॉट i, j डॉट i, k डॉट j एंड i डॉट k कुछ भी है, ठीक है, डिफरेंट जो भी यूनिट वेक्टर्स आ रहे हैं, अगर आपस में डॉट प्रोडक्ट खा रहे हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर होगा। सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 1 के बराबर, ठीक है, यूनिट वेक्टर्स की बात कर रहा हूं, और डिफरेंट का 0 के बराबर हो जाएगा। अब हम सिर्फ डॉट प्रोडक्ट को जो हम लोग मैथमेटिकली परफॉर्म करते हैं वो कैसे होगा? इफ a इज इक्वल टू xi
प्लस वाई जे प्लस जेड के x1i प्लस y1j प्लस z1k एंड b इज इक्वल टू x2i प्लस y2j प्लस z2k। देन a डॉट b इज इक्वल टू, मैं इसको सिंपल प्रोडक्ट देता हूं, x1 मल्टीप्लाई बाय x2 i डॉट i, x1 मल्टीप्लाई बाय y2 i डॉट k, x1 मल्टीप्लाई बाय z2 i डॉट k, देन y1 मल्टीप्लाई बाय x2 j डॉट i, z1 y1 मल्टीप्लाई बाय y2 j डॉट j, y1 मल्टीप्लाई बाय z2 j डॉट k, z1 मल्टीप्लाई बाय x2, ठीक है, देन k डॉट i, z1 y2 k डॉट j, z1 z2 k डॉट k। अब ये जो आपने वैल्यूज पढ़ी, इन सारी वैल्यूज को उठा के लगा दो तो आपके पास पीछे क्या बनेगा, x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2। बुक के ऊपर प्रॉपर प्रूफ गिवन है इसमें आर्टिकल्स में, मैंने उसको शॉर्टली यहां पे एक्सप्लेन कर दिया कि आपके पास जो a डॉट b होगा वो क्या होगा, i कंपोनेंट का प्रोडक्ट प्लस j कंपोनेंट का प्रोडक्ट प्लस k कंपोनेंट का। मैंने रिजल्टेंट सिर्फ आपके साथ शेयर कर लिया, बाकी जो सिंपल प्रूफ है मैंने एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन बुक के ऊपर प्रॉपर लिखा हुआ आप उसको देख सकते हो। सो यहां से एक बात हम लोग एक और करते हैं कि a डॉट b इक्वल टू x1 x2 y1 y2 z1 z2। अगर ये b डॉट a होता तो फिर क्या होता, x2 x1 y2 y1 plus z2 z1 mean a dot b is equal to b dot a। in other word we can say that the vector dot product is commutative। वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट है वो कम्यूटेटिव है। सिमिलरली इसका जो आपके पास आ जाता है वेक्टर्स का डिस्ट्रीब्यूटिव, आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो वेक्टर्स की आ जाती है वो भी वेक्टर्स के अंदर एग्जिस्ट करती है, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, दैट इज a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a एंड डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर वेक्टर एडिशन, ठीक है, यानी a डॉट b प्लस c इज इक्वल टू a डॉट b प्लस a डॉट c। दोनों का प्रूफ अगर आप लोग देखना चाहें तो बुक के अंदर दोनों का प्रूफ गिवन है। नेक्स्ट इंशाल्लाह लेक्चर के अंदर हम लोग जिन चीजों को डिस्कस करेंगे वो होंगे डायरेक्शन एंगल एंड डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है, और डायरेक्शन नंबर्स और डायरेक्शन रेशियोज, और एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं इसी डेफिनेशन को लेके, एंड द लास्ट आर्टिकल इज प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर। इंशाल्लाह नेक्स्ट आर्टिकल नेक्स्ट उसमें लेक्चर में हम लोग इनको डिस्कस करके एक्सरसाइज के ऊपर जाएंगे। यहां तक किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन हो हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।